डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जूनियर अकाउंटेंट एवं टीआरए के लिए जो तैयारी कर रहे थे उसमें राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 3 अपना इस क्लास में चल रहा था। इस क्लास में राजस्थान सेवा की सामान्य शर्तें हैं जो उसका नियम 22 और 23, ये जो है अध्याय 3 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें 2 नियम शेष रहे थे, अपने उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इसमें नियम जो 22 है, वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने की शर्तें। वेतन एवं भत्ता किस स्थिति में मिलेगा? ठीक है, शर्तें मतलब क्या है? नियम 22 में किससे संबंधित है? वेतन एवं भत्ते की शर्तें। ठीक है, वेतन किस कंडीशन में दे होगा। इन नियमों में विशिष्ट रूप से बताए अपवाद को छोड़कर एक राज्य कर्मचारी को उस दिन से नियमानुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जिस दिन वह उस पद पर कार्यभार ग्रहण करे। उस दिन से ऐसा भुगतान बंद हो जाएगा जिस दिन वह उस पद से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, जैसे किसी ने अपना कार्य ग्रहण किया 15 मार्च को कार्य ग्रहण किया 15 मार्च को। अब सरकारी सिस्टम में क्या होता है, इसमें यह होता है कि 15 मार्च को दोपहर पूर्व। ठीक है, अब इसका वेतन है जो किस तारीख से स्टार्ट हो जाएगा? 15 मार्च से शुरू हो जाएगा। मान लो इसने 15 मार्च 2023 को कार्य ग्रहण किया तो इसका वेतन एवं भत्ते जो है 15 मार्च को शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जांच निर्देशन के अनुसार, ऑडिट के अनुसार। ठीक है, यदि किसी अधिकारी द्वारा उस दिन कार्यभार मध्याह्न से पूर्व ग्रहण कर लिया तो उसी दिन से वेतन भत्ते प्राप्त हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, इसने 5 मार्च को दोपहर पूर्व ग्रहण कर लिया है, कार्य ग्रहण कर लिया, तो इसके 5 मार्च को स्टार्ट हो गए। किंतु यदि पदभार मध्याह्न पश्चात ग्रहण किया हो तो वेतन एवं भत्ते आगामी तारीख से शुरू होंगे। यदि मान लो यही इसने 5 मार्च 2023 को दोपहर बाद कार्य ग्रहण किया तो इसके जो वेतन एवं भत्ते कब से स्टार्ट होंगे? 6 मार्च को स्टार्ट होंगे। 6 मार्च 2023 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, जब एक राज्य कर्मचारी लिखित में अपने नियुक्ति प्राधिकारी से अपना पद त्यागने की अनुमति चाहता है तो उसे त्याग पत्र कहते हैं। मान लो जब कोई कर्मचारी है वो क्या कहता है कि मैं लिखित रूप से, मतलब कि वो एप्लीकेशन देता है कि मैं पद से त्याग दे रहा हूं। ठीक है, और वो अपने पदाधिकारी से पद त्यागने की अनुमति मांग लेता है तो उसे क्या देते हैं? पद से त्याग पत्र देना कहते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा यह निश्चय किया गया है कि संबंधित सेवा या पद पर नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी किसी भी राज्य कर्मचारी का त्याग पत्र स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। ठीक है, अब इसमें यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मतलब कि नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी ही राज्य कर्मचारी से त्याग पत्र प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। ठीक है, अब इसमें अपने ये सिंपल सी बात है, किसी भी पद से जुड़े वेतन भत्ते एक कर्मचारी को उसी दिन से प्राप्त करेगा जिस दिन वह कर्मचारी उस पद का कार्य ग्रहण कर लेता है। जैसे ही वह उस पद पर कार्य करना बंद कर देगा तो उसे वेतन और भत्ते मिलना बंद हो जाएंगे। ऑडिट निर्देश हैं, यदि एक कर्मचारी का पदभार ग्रहण मध्याह्न के पश्चात संभालता है तो उस पद पर अपने वेतन भत्ते अगले दिन से स्वीकार प्राप्त करेगा। अब ये अपने उदाहरण देके आपको समझा ही दिया। 5 मार्च को दोपहर पूर्व से कार्य ग्रहण करता है तो वो दोपहर पूर्व ही मिलेंगे, वेतन स्टार्ट हो जाएगा 5 तारीख से हो जाएगा। यदि मध्याह्न पश्चात वो करता है, ज्वाइनिंग करता है, तो उसे 6 मार्च 2023 से वेतन में भत्ते मिलने शुरू होंगे। अब एक कर्मचारी लिखित में अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करता है कि मैं इस पोस्ट को छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वो त्याग पत्र स्वीकार करने हेतु जो नियुक्ति उसे त्याग पत्र कहते हैं। त्याग पत्र स्वीकार करने के लिए जो सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? जिसने नियुक्ति दी है वो ही राज्य सरकार के अनुसार सक्षम प्राधिकारी है। ठीक है, त्याग पत्र एक्सेप्ट करने का सक्षम प्राधिकारी वो ही है। ठीक है, उसके बाद आता है राज्य सेवा के त्याग पत्र निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है त्याग पत्र की। क्या कंडीशन है? जब कर्मचारी को कोई महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया और उसके स्थान पर पद बनने के लिए
अन्यथा व्यवस्था के लिए कुछ समय लगता हो तो त्याग पत्र तुरंत स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अब सरकार क्या कहती है, सरकार के अनुसार जब एक कर्मचारी को महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है, ठीक है, उसके स्थान पर पद बनने के लिए कुछ टाइम लगेगा तो उसका तुरंत त्यागपत्र स्वीकार नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक कंडीशन ही है। दूसरी क्या, जब कर्मचारी निलंबित हो और वह त्यागपत्र देता हो तो सक्षम प्राधिकारी को कर्मचारी के विरुद्ध विचाराधीन अनुशासनिक मामलों की स्थिति में संदर्भ में जांच करके यह सुनिश्चित करना चाहिए क्या त्याग पत्र स्वीकार करना राज्य हित में रहेगा। मान लो किसी कर्मचारी को निलंबित कर लिया, ठीक है, निलंबित कर दिया, ठीक है, अब वो अपराध में नैतिक दृष्टा में शामिल नहीं हो, कर्मचारी के विरुद्ध ठोस साक्ष्यों के अभाव में यह लगेगी यदि कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई जारी रखी जाए तो उसे सेवा से पृथक एवं बर्खास्त नहीं कर सकते। मान लो यूं लगे कि वो कर्मचारी दोषी है, ठीक है, दोषी है, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई बनती है, अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए, ठीक है, उस दशा में त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन है, जब कर्मचारी ज्यादा यह बंधक प्रपत्र बड़ा हो कि वह विशेष अवधि तक सरकार की सेवा करेगा, ऐसी अवधि में समाप्ति से पूर्व त्यागपत्र स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए। जैसे कुछ क्या सेवाएं ऐसी होती है जिसमें अपने बॉन्ड भरते हैं, उसमें ये लिख दिया जैसे उसकी शर्त है 5 वर्ष तक सेवा करेगा, ठीक है, बॉन्ड कर लिया उसने। अब ये तीसरे वर्ष में ही इसमें त्यागपत्र देता तो उस कंडीशन में स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए, ठीक है। इसमें क्या सिंपल सा ये रूल है, जब एक कर्मचारी द्वारा विशेष अवधि तक सरकार की सेवा करने का बंध पत्र निष्पादित किया है तो इस अवधि की समाप्ति से पूर्व दिया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बंध पत्र में इस हेतु अंकित दंड की राशि उसके द्वारा जमा कराने पर ही त्यागपत्र स्वीकार किया जाना चाहिए। मतलब बॉन्ड अपनों ने कर दिया, 50,000 रुपये बॉन्ड में भरे, ठीक है, 50,000 की मैं इस मतलब कि ये अमानत राशि उसने जमा करा दी अपने पास। अब वो क्या कर रहा है, 5 वर्ष से पहले ही वो कर रहा है तो इस बॉन्ड को जब्त करने के ही त्यागपत्र उसका स्वीकार किया जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें यह है कि अस्थायी कर्मचारी है जो उसको हटाने के लिए क्या करना, अस्थायी कर्मचारी को 1 माह का नोटिस देना होता है, ठीक है, यदि उसकी सेवा 3 वर्ष से कम की हो। 3 वर्ष से अधिक की सेवा वाले कर्मचारी को 3 माह का नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी को देकर यह आग्रह करना होता है कृपया सेवा के त्याग की स्वीकृति प्रदान करें, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या कहती है, अस्थायी कर्मचारी है, ठीक है, 23 के अनुसार सेवा से त्यागपत्र के पूर्व एक विशेष अवधि का नोटिस देना होता है। स्थायी कर्मचारी के लिए त्यागपत्र देने हेतु नोटिस आवश्यक नहीं है। नियुक्ति अधिकारी त्यागपत्र स्वीकार करने हेतु वही सक्षम अधिकारी होता है, अपने विवेकानुसार बिना नोटिस के त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है या आवश्यक समझे तो नोटिस के लिए जोर दे सकता है, ठीक है। स्थायी कर्मचारी है ना, जो स्थायी कर्मचारी है, इससे नोटिस देना त्यागपत्र देने के लिए नोटिस देना जरूरी नहीं है, ठीक है। अस्थायी कर्मचारी है वो उसको पहले 1 महीने पहले नोटिस देना होता है कि उसकी 3 वर्ष से कम की सेवा। मान लो कि जैसे कोई अस्थायी कंप्यूटर ऑपरेटर है और उसकी सेवा 2 वर्ष की है तो उसे 1 माह पहले नोटिस देना होगा कि मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, अस्थायी कर्मचारी है, ठीक है। 3 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारी को 3 माह का नोटिस अपने नियुक्ति प्राधिकारी को देकर आग्रह करना होता है कि सेवा त्याग करने की स्वीकृति प्रदान करें। आवश्यक एवं औचित्यपूर्ण मामलों में ही नोटिस अवधि में स्थलीकरण के लिए ऐसे अस्थायी कर्मचारी को जल्दी भी सेवा से मुक्त किया जा सकता है। स्थायी सेवा कर्मचारी को उक्त प्रकार के नोटिस देना आवश्यक नहीं होता, वह बिना नोटिस के भी पद से त्यागपत्र दे सकता है यदि उसे नियुक्ति प्राधिकारी स्वीकृति दे। सक्षम प्राधिकारी को अधिकार है कि वह त्यागपत्र स्वीकार करने की दिनांक प्रभावी करे। मान लो किसी ने त्यागपत्र दे दिया और सक्षम पदाधिकारी आगे उसको सेवा पर रखना चाहता है, जैसे वो उसमें शर्त लगा सकता है 15 अगस्त को आपका 15 अगस्त 2023 को, मान लो कि 1 अगस्त को उसने त्यागपत्र दिया, 1 अगस्त को दिया, वह उसमें शर्त अनुमति दे सकता है कि 15 अगस्त से आपका, ठीक है, त्यागपत्र स्वीकार किया जाएगा। यह तुरंत प्रभाव से भी हो सकता है या किसी अन्य भावी दिनांक से भी।
इस मामलों की तारीख का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। त्यागपत्र उस समय प्रभावी माना जाता है जब से राज्य कर्मचारी उसके पद के कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि कर्मचारी को सेवा में पुनः आने की प्रार्थना करे तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। मान लो कि एक बार त्यागपत्र दे दिया तो नौकरी गई, उसके बाद नहीं रखा जाएगा, वापस नहीं रखा जाएगा। ठीक है, नहीं रखा जाएगा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा, ना ही उसकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी जब तक राज्य कर्मचारी को कोई बकाया नहीं होने पर प्रमाण पत्र प्राप्त करके सक्षम प्राधिकारी को सौंप ना दे, तब तक क्या है, त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कर्मचारी द्वारा नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त कर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं कर दिए जाने तक कर्मचारी का त्यागपत्र स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र हेतु नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु संपर्क किए जाने पर अविलंब उससे क्या कहते हैं, नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी को त्यागपत्र स्वीकार करने के संबंध में विवेकाधिकार है। सामान्यतः अनिच्छुक सरकारी कर्मचारी को सेवा में रखना राज्य हित में नहीं है। मान लो ये उसका विवेक है, लेकिन जो नौकरी करना ही नहीं चाहता उसे सेवा में रखना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, उसके द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा। अब ये इसमें तो आ गया अपने त्यागपत्र कैसे दे सकते हैं। ठीक है, वेतन ये जो थी ना अपने क्या कहते हैं अपनों ने पढ़ी है, वेतन भत्ते प्राप्त करने की शर्त। इसमें शॉर्टकट ये है कि जिस दिन अपने कर्मचारी कार्य ग्रहण करेगा, कार्य ग्रहण करता है उसी दिन से उसे वेतन मिलता है। यदि उसने दोपहर बाद किया तो उसे नेक्स्ट दिन से सैलरी मिलती है। त्यागपत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्ति करने वाला अधिकारी होता है। त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के लिए मतलब तुरंत स्वीकार नहीं करना चाहिए। निलंबित कर्मचारी का त्यागपत्र स्वीकार करने से पहले देखना चाहिए ये उचित है या नहीं है। ठीक है, और जिन सेवाओं में बंद पत्र भरे हुए हैं, बॉन्ड भरे हुए हैं, तो समय से पूर्व दिया गया तभी त्यागपत्र स्वीकार नहीं करना चाहिए। बंद पत्र है तो इस हेतु अंकित दंड की राशि उसके द्वारा जमा कराने पर ही त्यागपत्र स्वीकार करना चाहिए। त्यागपत्र प्रभावी होने की तिथि है। जो सक्षम अधिकारी है वो निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होता है। त्यागपत्र तुरंत प्रभाव से ले या क्या कहते हैं उससे प्रभावी होने की आदेश उसमें दे दे। त्यागपत्र वापस लेने की अनुमति हेतु सक्षम प्राधिकारी जब उसे कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा। त्यागपत्र प्रभावी होने के बाद पुनः सेवा में लेने की राज्य कर्मचारी की प्रार्थना पत्र को कोई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कर्मचारी द्वारा नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त कर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं कर दिए जाने तक कर्मचारी का त्यागपत्र स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र देने हेतु नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु संपर्क किए जाने पर अविलंब प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। त्यागपत्र स्वीकार करने के संबंध में विवेकाधिकार सक्षम प्राधिकारी का होता है। सामान्यतः जो नौकरी करना ही नहीं चाहता, ठीक है, अनुच्छित कर्मचारी को सेवा में रखना राज्य में हित में नहीं होता है। ठीक है, उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लेना चाहिए। 23 के अनुसार यदि कोई अस्थायी कर्मचारी क्या कहते हैं त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे नोटिस देना होता है। स्थायी कर्मचारी को त्यागपत्र देने के लिए नोटिस देना आवश्यक नहीं है। अब उसमें आता है, उसके बाद आता है नियम 22 क, प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापस जमा कराना। नियम 22 क, ठीक है, नियम 22 क, जब एक व्यक्ति को राजपत्रित पद पर नियुक्त कर उसे पद पर स्वतंत्र रूप से कार्यभार ग्रहण करने हेतु पूर्व किसी विशेष निर्धारित समय के लिए प्रशिक्षण में जाना पड़े, ऐसा अधिकारी प्रशिक्षण की अवधि में या उससे पूर्ण होने के बाद 2 वर्ष की अवधि में ही त्यागपत्र दे देता है अथवा अन्य स्थान पर नियुक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसे धनराशि राज्य सरकार को लौटानी होगी जो उस पर राज्य सरकार ने प्रशिक्षण काल में व्यय की गई है। लेकिन संबंधित नियमों के अनुसार उसे दैनिक एवं यात्रा भत्ता मिलेगा, वह धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या, किंतु सरकार के विचार से यदि कर्मचारी को दिया गया प्रशिक्षण उसकी नई नियुक्ति के पद के लाभदायक सिद्ध होने वाला है तो उसे पूर्व पद के प्रशिक्षण और समय पर वेतन प्राप्त होने वाली राशि है जो वो लौटाना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन है। एक तो प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण पूरा होने के 2 वर्ष के भीतर ही त्यागपत्र दे, नियुक्ति पर चला जाए तो उसे प्राप्त हुई राशि लुटानी होगी। ठीक है, जब सरकार को यूं लगे कर्मचारी को दिया गया प्रशिक्षण उसकी नवीन नियुक्ति में भी काम आएगा, उपयोगी सिद्ध हो सकता है तो उसे यह राशि लुटानी आवश्यक नहीं है। ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व एक बंद पत्र निष्पादित करना होगा। ठीक है, प्रशिक्षण काल में दूसरे पद पर जाने वाले व्यय की सीमा नियम 22 ख में है। ठीक है,
इसकी जो सीमा है वो 22 ख में दी गई है। प्रशिक्षण काल में दूसरे पद पर जाने वाले व्यय की सीमा नियम, जब एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर रहने पर नियुक्त कर उसे पद पर संबंधित करने से पूर्व 3 माह से अधिक के लिए भारतवर्ष में प्रशिक्षण नियुक्त किया जाए। प्रशिक्षण की अवधि को राजस्थान सेवा नियम 17(8) ख वन के अंतर्गत कर्तव्य माना जाए। ये अपनों ने अध्याय 2 में 7-8 नियम पढ़ा था कि कर्तव्य ड्यूटी क्या है। ठीक है, ऐसा अधिकारी प्रशिक्षण अवधि में उसके पूर्ण होने के बाद आधे वर्ष तक की अवधि में ही त्याग पत्र देता है अथवा अन्य स्थान पर नियुक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसे वह धनराशि राज्य सरकार को लौटानी होगी जो उस पर राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण काल में व्यय की गई है। लेकिन नियमों के अनुसार जो दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता है वह इसमें सम्मिलित नहीं की जाएगी। किंतु सरकार के विचार में, ये अपनों ने पीछे पढ़ा था, प्रशिक्षण की गई नियुक्ति पद के लाभदायक सिद्ध होने वाला है तो उसे यह लौटाना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, नियम 22 ख के अनुसार राज्य कर्मचारी को उसके प्रशिक्षण आरंभ करने से पूर्व प्रशिष्ट 18 ख में दिए गए प्रारूप में एक अनुबंध पत्र भरना होगा जिसे वह प्रशिक्षण की समाप्ति पर निम्नलिखित स्केल के अनुसार राज्य की सेवा में रहेगा। प्रशिक्षण की अवधि 3 माह से अधिक परंतु 6 माह तक है तो 1 वर्ष का बंध पत्र भरना होगा। ठीक है, प्रशिक्षण की अवधि 6 माह से अधिक है तो 2 वर्ष का भरना होगा। ठीक है, 3 माह से कम की अवधि के लिए भारत में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त राज्य कर्मचारी पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। ठीक है, अब ये शर्तें हैं, इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है 3 माह से अधिक और 6 माह से कम की अवधि के लिए प्रशिक्षण पर गया कर्मचारी कितने समय का बंध पत्र भरना आवश्यक होगा? 1 वर्ष का। 6 माह से अधिक वाले के लिए 2 वर्ष का ये बंध पत्र भरना आवश्यक होगा। ठीक है, अब इसके बाद नियम आता है 23। नियम 23 है जो वो इससे संबंधित है जिस स्थिति में राजकीय कर्मचारी सरकारी नियोजन में नहीं रह जाता। नियम 23 में वह स्थितियां दे रखी है जिसमें वो निलंबित या सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है, वो इसमें कंडीशनें दे रखी है। इस नियम के अनुसार, नियम 23(1) क के अनुसार एक राज्य कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक समय का लगातार किसी प्रकार का विकास स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष से अधिक अवधि का लगातार अवकाश स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष वो गायब रहता है तो उसे नियोजन में नहीं रहता है। ठीक है, 5 वर्ष से अवधि का कभी भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब कोई कर्मचारी लगातार 5 वर्ष तक अवकाश पर रहने के बाद भी अपने पद पर उपस्थित नहीं होता, ठीक है, तो उसका राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियमों के अनुसार सेवा से निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन क्या कहती है? 5 वर्ष से अधिक अवकाश नहीं दे है। ठीक है, अवकाश नहीं दे है। ठीक है, और इसमें यदि वो 5 वर्ष के बाद के तक नहीं आता तो निष्कासित कर दिया जाएगा उसे, निष्कासित। ठीक है, अब ये नियम क्या कहता है? 23 ख के अनुसार जहां एक राज्य कर्मचारी निरंतर 5 वर्ष तक अवकाश पर रहने के उपरांत भी पद पर उपस्थित नहीं होता, जब तक राज्यपाल उस मामले में विशिष्ट आदेश नहीं हो, उस कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 के निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर राज्य सेवा से निष्कासित कर देना चाहिए। ठीक है, नियम 23(2) के अनुसार जहां एक कर्मचारी स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व ही अथवा बिना अवकाश के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध नियम 86 के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई कर्मचारी है बिना छुट्टी लिए स्वीकृत कराए ही मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हो रहा, कर्तव्य से अनुपस्थित है, उसके विरुद्ध नियम 86 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। राजस्थान सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया उक्त प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होगा जहां एक कर्मचारी निलंबित रहने के कारण अपने पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका हो। मतलब निलंबित कर्मचारी के मामले में ये जो नियम 86 के अनुसार कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्ति के लिए नोटिस।
23 के अनुसार, ठीक है, 23 का नियम के अनुसार ये अपनों पहले पढ़ लिया है इसके बारे में, वहां जहां अपने स्थायी वर्ग कर्मचारी वाला अध्ययन कर रहे थे उस टाइम भी पढ़ा था। नियम 23 के 1(1) के अनुसार 3 वर्ष तक अस्थायी सेवा करने वाला कर्मचारी अपने नियुक्ति प्राधिकारी को 1 माह का लिखित नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार एक नियुक्तकर्ता प्राधिकारी भी लिखित सूचना देकर अस्थायी कर्मचारी की सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जाने योग्य होंगी, ठीक है। 23 के A(B) के अनुसार ऐसे नोटिस की अवधि 1 माह की होगी, किंतु किसी ऐसे अस्थायी कर्मचारी की सेवा बिना 1 माह के नोटिस के समाप्त कर दी जाती है तो संबंधित कर्मचारी 1 माह के नोटिस अथवा ऐसे अंतर दिनों की एवज में उस दर से वेतन मांगने का अधिकारी होगा जो उसे सेवा समाप्ति से पूर्व मिल रहा था, अर्थात बिना नोटिस वाले सेवा समापन करने पर नोटिस वेतन का अंतर वेतन नियुक्ति। इसमें ये क्या कहता है नियम, जैसे किसी अस्थायी कर्मचारी है, उसे सेवा से बर्खास्त करना है, सेवा से निकालना, तो 1 माह का नोटिस देना होगा, ठीक है। 1 माह का नोटिस देकर निकाल सकते हैं, ठीक है, 1 माह का नोटिस देकर। यदि उसे 1 माह के नोटिस के दिए बिना तत्काल हटा दिया है तो वो जो 1 माह का वेतन, 1 माह के समय तक का वेतन है, उसे जो सेवा समाप्ति से पूर्व मिल रहा था वो बिना नोटिस समाप्त किए गए अंतर वेतन को नियुक्ति प्राधिकारी को चुकाना होगा, ठीक है। उसके बाद 23 के 1(2) के अनुसार एक अस्थायी कर्मचारी जो अपने पद पर निर्धारित आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि पूर्ण करता है तो उसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से जहां तक आवश्यक हो नियुक्त किया गया हो तो ऐसी अस्थायी सेवाएं उस कर्मचारी द्वारा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को 3 माह का नोटिस देकर प्राधिकारी द्वारा ऐसे कर्मचारी को 3 माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। यदि 3 माह का नोटिस सरकार द्वारा दिया जा सकता है तो कर्मचारी नोटिस वेतन अंतर। अब इसमें वही नियम सामने निकालता है, यदि 3 माह का मतलब कि जो नोटिस देकर है उसे हटाया जा सकता है, ठीक है, कभी समाप्त की जाती है। 3 माह का नोटिस सरकार द्वारा दिया जा सकता है तो कर्मचारी नोटिस वेतन या उसके अंतर राशि का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा, ठीक है। उसके बाद 23(ब) के अनुसार 23 के 1(2)(b) के अनुसार जहां अस्थायी पदों के समाप्त हो जाने या उसके कटौती आ जाने के कारण अस्थायी कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया जाता है तो वहां कनिष्ठतम कर्मचारी को सर्वप्रथम सेवा मुक्त किया जाएगा। मतलब जहां क्या है कि पोस्टें खत्म होगी, ठीक है, तो वहां हटाया जाएगा। तो क्या कहते हैं, पोस्ट खत्म होने के कारण जिसे हटाया जाएगा वो जो कनिष्ठ कर्मचारी होगा ना, जो सीनियरिटी बेस पर जूनियर होगा, उसे ही उस सर्वप्रथम सेवा मुक्त किया जाएगा, ठीक है। राजस्थान सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि सेवा नियम 23 के अनुसार यदि नियुक्ति प्राधिकारी 1 माह के नोटिस के बिना सेवा मुक्त करता है तो कर्मचारी नोटिस वेतन अथवा उसका अंतर राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, किंतु इस नियम में यह प्रावधान नहीं है। यदि संबंधित कर्मचारी निर्धारित समय का नोटिस नहीं दिया तो उस नोटिस के एवज में 1 माह का वेतन जमा कराना होता है, ठीक है। ऐसे कर्मचारी किसी भी परिस्थिति में 1 माह के नोटिस के एवज में धनराशि वसूल की जावे अथवा संभव हो ऐसे कर्मचारी का त्यागपत्र यथाशीघ्र स्वीकृत कर दिया जाना चाहिए। प्रशासनिक कारणों से यह संभव नहीं होने पर त्यागपत्र कुछ समय बाद स्वीकार कर लिया जाए या स्पष्ट रूप से अस्वीकृत कर दिया जाए। यदि कर्मचारी इस तरह अपने पद से बिना अनुपस्थिति के अनुपस्थित मिले तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए, ठीक है। बहुत मामले खराब होने की स्थिति में नियोजक को ऐसे कर्मचारी के आचरण के संबंध में एक रिपोर्ट भेजी जा सकती है, ठीक है। ये अपना जो तीसरा नंबर अध्याय था वो खत्म हो गया। अब ये जो 23 का जो नियम है ना, ये अस्थायी कर्मचारी को सेवा समाप्ति करने के संबंध में है, ठीक है। अब ये अपना जो आज तक अपने जो क्लास है उसमें अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 ये तीनों कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कुछ अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट अध्याय के साथ। धन्यवाद।